टूट गए हो? हेलो। हाँ देखो रे। अरे जनसंख्या कम कैसे, बीमार पड़ रहे हैं क्या? कल मिले थे दो एक यार, बोले सर बीमार पड़ रहे हैं हम। तो भाई लोगों थोड़ा ध्यान रखना, वायरस की चपेट में मत जाना बस। और तो ठीक है, तबीयत तो ठीक ठाक है सभी की। लड़कियों की तबीयत खराब नहीं हो रही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लड़कों की ज्यादा तबीयत खराब हो रही, क्यों हो रही है ऐसा? है ईमानदार तो बेईमानों के बीमार होते हैं क्या? अरे खतरनाक कॉन्सेप्ट लेके आए तू। चलो लास्ट में क्या पढ़ रहे थे अपन? जलमांग। जलमांग में क्या पढ़ा बताओ? फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलते हैं? जलमांग। फैन ऑफ करवा दे, यहां आके बैठ जाओ, खड़े जाओ, यहां बैठ जाओ ना यहाँ। अरे आपको फैन चाहिए क्या लड़कियों को, और किसी को? किसी को नहीं चाहिए? बंद कर दे इसको। नहीं तो अगर किसी को चाहिए इधर आके बैठ, इसने यहाँ पर क्या दिक्कत है? फिक्स कर रखा है। थैंक यू सो मच। इधर क्या है कि सही बात, उधर रहना आप, थोड़ा वो भी हो जाएगा, सीधा उड़ा बाहर आ जाएगा बाउंड्री लाइन से, है ना? तो ओए बंद कर दे इसको। मैम ने बोला है बंद करने का मतलब करने का है। क्या? ये मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से हवा आ रही तो यहाँ बंद करवा दे, है ना? मेरे को ऐसे लग रहा है, ताजा वाले ताजा ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो हमें। लो खड़ा हो, नीचे गिर गया, बंद कर गया उसको। झंडे। चलो ठीक है रे। अब ठीक है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है? ओके मैम, यू आर फिट। ओके मैम, डब्ल्यू भाई साहब, मैम मैम ही है। ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, बोल दिया कि मैं यहीं बैठूंगी तो बैठूंगी, भाई साहब क्या कर सकते बताओ आप? जो ऑर्डर मानना पड़ेगा। बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है सेल्फी वगैरह बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये सोच रहे थे भूल गए, भूला नहीं, भूल जाता हूँ, लेकिन ऐसे मेरे को मैंने कल बताया डब्ल्यू बैच में, वहां मैंने वेरीफाई किया कि सही बताना, उन्होंने भी यही बोला कि सर, मैंने कहा क्या कारण है कि सर फोटो लेनी है, प्लस एक काम और बोला उन्होंने, क्या बोला कि सर तैयार होने का टाइम मिलता है, क्या होता है हम तैयार होते हैं, मतलब इनके शौक है तैयार होने का, मतलब ऐसा तैयार होने में मजा आता है क्या? मतलब ऐसे बोला उन्होंने, मैं तो कुछ नहीं बोला। थैंक यू सो मच। हर चीज को देखो, हर आदमी कुछ ना कुछ, मतलब हर चीज में कोई ना कोई आनंद लेता है, इनको तैयार होने में आनंद आता है, बढ़िया बात है। ठीक है। हाँ ये देखो, आप सीरियस मत होना ना। बताओ क्या बताया, बताओ। जल मांग, फसल की बुआई से लेकर सिंचाई मांग क्या होती? पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, 2 घंटे कम पढ़ाई कर लेना, शरीर का ज्यादा ध्यान रखना, शरीर का ज्यादा ध्यान रखो। दूसरी बात, अभी फिलहाल जो बता रहा हूं मैं, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, सबसे पहला कारण क्या है कि अपन गर्म पानी से नहा रहे हैं। तो हाँ बता रहा हूँ, तो नहाया नहीं मुझे मालूम है। गर्म पानी से नहाने से 2-4 दिन बाद में जुकाम स्टार्ट हो जाती है, याद रखना इस चीज को। इसलिए नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए, ठंडे से नहीं नहाना चाहिए। और लगता है कि आज सर्दी ज्यादा, बॉडी थोड़ा नहीं कर रहा है, जरूर नहीं नहाना, एक दिन कर सकते हो भाई, 2 दिन वगैरह, लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, बीमार पड़ गए ना तो 2 दिन के साथ में 5 दिन क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। और एक बार अगर अपने, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा स्टडी है ना, कभी भी टारगेट लेके नहीं करना चाहिए। टारगेट मतलब कि एग्जाम का 20 दिन बच रहे हैं, 5 दिन में ये चीज पढ़ लूंगा, 5 दिन में ये चीज पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होना। हमेशा बफर में कितने दिन रहना चाहिए? 5 दिन बैकअप रहना चाहिए, 5 दिन का। हो सकता है बीच में बीमार हो जाए, कुछ काम हो जाए, तो कम पढ़ाई करना, लेकिन शरीर का ज्यादा ध्यान रखना। बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, अब मालूम नहीं भाई सर्दी का। दूसरी बात अपन क्या है, मेरे हिसाब से देखो, लड़कों में तो ये है कि भाई अपने हमेशा ऐसे रहते हैं, वो बात बड़ी बात नहीं है उसमें, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है। अभी ऐसा मौसम है, गर्मी लगना भी फील होता है, और ठंड लगना भी क्या होता है, फील होता है। नहीं तो रजाई को हटा सकते हैं, न रजाई को ओढ़ सकते हैं। कोई अगर मुंह देखे सोता रजाई में तो मामला वो भी गड़बड़ है। जैसे रजाई मुंह देते हैं तो गर्मी लगती है, सांस नहीं आती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाता है जल्दी है, और निकालते हैं तो सर्दी लगती है। तो इसका एक सोल्यूशन है, जहां से नाक होता वहां छोटा सा ऐसे निकाला करो, दो, दोनों काम हो जाएंगे। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऐसे क्या करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, जल मांग हो गया। अब लिखो जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक,
प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक, जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है डियर, जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक। देखो मैं प्रभावित करने वाले कारक की स्टोरी बता चुका, मैंने भंडारा बोला था, समझाया था कि नहीं समझाया? एक तरफ भंडारा हो और एक तरफ क्या हो, होटल हो। मैंने बताया ना एग्जाम्पल देके आपको, भाई कौन से जाना चाहिए है, बताया था ना मैंने एग्जाम्पल देके। एक तरफ तो भंडारण है, एक तो तरफ भंडारा है और एक तरफ क्या है, क्या है, एक होटल है। दोनों में खाना खाने जाना हो तो कहां जाओगे आप? बताया ना उदाहरण देके मैंने, बताया कि नहीं बताया आपको? है नहीं बताया, लड़कियों से पूछूंगा बताया था कि नहीं बताया? चलो ठीक है, अब बताता हूँ। किसी भी चीज का प्रभावित करने वाले कारक कभी रटे नहीं जाते। याद रखो, सबसे पहले अपने सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है उसके हिसाब से प्रभावित करने वाले कारक। एमएससी के लेवल का एग्जाम, बीएससी एग्जाम लेवल है, 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके माइंड से करोगे आप। टॉपिक को समझना है, क्या कहना चाह रहा है वो खुद को डिसाइड करना है। प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले जलमांग को अपने माइंड में होना चाहिए कि जलमांग क्या होता है। फसल की बुआई से लेकर फसल की बुआई से कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलते हैं, जलमांग। ऐसे हर किसी का कारक होता है। जिसमें दो एग्जाम्पल थे सांबल, जैसे मान लो एक जगह तो क्या भंडारा है और एक जगह होटल है। अगर आपको खाना खाने का मान लो मौका मिले तो कहां जाओगे आप? कहां जाओगे? लेकिन दोनों में पैसा नहीं लग रहे हैं तो कहां जाओगे आप? कहां जाओगे? भंडारे में जाओगे? फिर भी होटल में जाएंगे ना, वैसे भंडारा में डले जाते हैं। तो यहाँ प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पैसा। क्या है भाई? पैसे नहीं है तो अपन अच्छी जगह जाएंगे। अब दूसरी बात है, एक तरफ भंडारा है जहां पर क्या है, माहौल है, और एक तरफ होटल है जहां माहौल नहीं है। कहां जाओगे आप? देखो आप भंडारा। तो यहाँ प्रभावित करने वाला कारक क्या हो गया? माहौल। क्या हो गया? माहौल। अब दूसरी बात है, भंडारे में क्या है, माहौल है, होटल में क्या है, माहौल नहीं है। लेकिन होटल में पैसे लग रहे हैं 200, भंडारे में लग रहे 1000। कहां जाओगे आप? है बेटा तो यहाँ पर प्रभावित करने किस तरह माहौल में जाए, 1000 रुपए लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कारण क्या हो गया? अब मैं लड़कियों, ये सेम क्वेश्चन लड़कियों से पूछता हूं। अब आपका तो प्रभावित करने वाला कर क्या हो गया? माहौल हो गया। आपने पैसे को तवज्जो नहीं दी है। अब लड़कियों सेम क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहां जाओगे? माहौल में जाओगे या फिर मान लो होटल पे जाओगे? आप होटल में जाओ। कहां जाओगे आप? क्योंकि इनको माहौल से कोई मतलब नहीं है, इनको पैसे से मतलब। सिंपल सी बात, का से मतलब है प्रभावित करने वाला कारक हो गया। ठीक बात है, सही बात है कि नहीं बताओ? अब मैं बोलूं आपको कि माहौल है भंडारे में, ठीक है, होटल में माहौल नहीं है, दोनों में पैसे नहीं लग रहे। जहां पर माहौल है वहां आपके पापा है, कहां जाओगे आप? है होटल में। तो यहाँ प्रभावित करने वाले कारक कौन हो गया? पापा जी। कौन से हो गया? सही बात है कि नहीं है? ऐसे कई बार अपने को, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमेशा प्रभावित करने वाले कारक आपके मन से बना सकते हो भाई। कौन से कारक? किस प्रकार से? जैसे मान लो आपकी 2 शादियां हैं, एक शादी दोनों ही दोस्तों की शादी है, एक शादी में पापा जा रहा है और एक में, तो आपको ऑप्शन दिया जाए कि बेटा कौन सी शादी में जाएगा, मेरे साथ चल या फिर तू अलग जाएगा, तो कहां जाओगे आप? अलग जाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रभावित करने वाला कारक क्या हो गया? पापा जी। पापा जी के साथ जाओगे क्या? लेकिन अगर यही बात पूछे लड़कियों को, आप किसके साथ जाना चाहते हो, पापा जी के साथ जाओगे अलग जाओगे आप? पापा के साथ। कहां जाएंगे? तो अब आदि तो क्या मजबूरी में बोलना पड़ रहा है उनको पापा जी के साथ में, इसलिए तो पापा आप बहुत प्यार करते हैं आपसे, है ना? थैंक यू सो मच। हाँ देखो, हाँ तो ये चीजें होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? हर चीज के पापा। कौन सा होता है? पापा। हाँ गेंडे आ रहा हूं, पापा ही बताऊंगा तेरे को। ठीक है, अब सुनो, ऐसे जलमांग क्या होती है उसकी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। अब मैं बोलूं, क्या उसको मृदा प्रभावित करेगी? क्या करेगी कि नहीं करेगी बताओ? अगर रेतीली मृदा होगी तो पानी क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। फसल की बुआई लेकर कटाई तक ज्यादा पानी देने पड़ेगा। रेतीली में पानी का नुकसान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जलमांग क्या होगा? ज्यादा। काली मृदा में क्या होगा? कम होगा। करती कि नहीं करती बताओ? नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे खूब सारे मृदा में, मृदा की भौतिक दशा कौन सी होगी? भौतिक में मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा रद्रवकाश, जलदान क्षमता, सभी प्रभावित करेंगे। लेकिन बात नॉर्मली बात करते, ठीक है? क्या जलवायु प्रभावित करेगा? क्या करेगा? कैसे बताओ? तापमान करेगा कि नहीं करेगा? वायु की गति, ठीक है, और आर्द्रता, आर्द्रता, और क्या ईटी करेगी? क्या वाष्प वाष्पीकरण करेगा। तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा, पानी का नुकसान ज्यादा होगा, जलमांग भी क्या होगी? ज्यादा। ऐसे वायु गति, भाई हमने सिंचाई कर दिया, वायु की गति तेज है तो पानी क्या होगा? सूखेगा, तो जलमांग क्या होगी? बढ़ेगी। आर्द्रता होने पर जलमांग क्या होती है? कम होगी।
क्योंकि आर्द्रता के कारण क्या होगा, क्या होगा, पानी का नुकसान क्या होगा, कम होगा। ईटी आप जानते हो वाष्प वाष्पीकरण होगा, ज्यादा होगा, जलमांग भी क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, क्या फसल या किस्म प्रभावित करेंगे, क्या फसल या किस्म प्रभावित करेंगे क्या। धान को क्या चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। गेहूं को क्या चाहिए, कम चाहिए। खाद्यान्न फसलों को ज्यादा चाहिए, दलहनी को क्या चाहिए, कम। और आपने सुना होगा जैसे मान लो कि सूखा प्रतिरोधी किस्म, तो किस्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फसल व किस्मों के ऊपर भी क्या करता है, निर्भर करता है जलमांग। हर फसल की हर किस्म की जलमांग क्या होती है, अलग। जैसे मान लो किसी धान में क्या होता है, अधिक पानी चाहने वाली होती है, जो अगर लंबी अवधि वाली होगी तो जलमांग भी क्या होगी, ज्यादा। जिसकी अवधि क्या होती है, छोटी होती है, तो छोटी अवधि होगी तो क्या होगा, जलमांग भी क्या होगी, कम। तो हमेशा फसल व किस्म भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समझ में आ गया ना। अब आपको कितने भी कोई भी कारक पूछ कर सकते हो ना आप, ऐसे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक जलमांग को प्रभावित करता है, आराम से बता सकते हो आप, ठीक है। अब हर फसल की जलमांग क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे मान लो बात करते हैं सबसे पहले गन्ना, इसकी बात करते हैं, गन्ना। गन्ना की जलमांग कितना बताओ, कितना हो गया, 1500 से 2500 क्या है, एमएम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसी, बताओ धान। धान का कितना होता है, 900 से 2500 कितना हो गया, एमएम, ठीक है। कपास किसकी बात करते हैं, बताओ कपास। कपास की कितने आ रहे, 700 से 1300 क्या है, एमएम, ठीक है। नेक्स्ट बात करके बताओ चुकंदर, किसकी बात करते हैं, चुकंदर। चुकंदर कितनी है बताओ, 550 से कितना हो गया, 750 क्या हो गया, एमएम, क्या हो गया इसमें, एमएम। और बताओ नेक्स्ट बात करते हैं गेहूं। पहले तो आप है ना गेहूं की बात कर लो। मक्का किसकी बात करते हैं, मक्का। उसके बाद किसका हो गया, आलू, किसका हो गया, आलू। उसके बाद कौन सा होगा अपने पास में, हाँ ज्वार, किसकी बात करते हैं, ज्वार हो गया। तंबाकू हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। और किसकी बात करता हूं, मूंगफली, किसकी बात करते हैं मैं, मूंगफली, किसकी बात करते हैं, मूंगफली, ठीक है। नेक्स्ट बताओ किसकी बात करें अपन, ठीक है। अब हो गया अपने पास में गेहूं, लगा लो आप। पहले तो इसका खत्म करो गेहूं का, अब बताओ इसके अगर आना, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया, मटर। उसके बाद कौन सा हो गया, बाजरा। कौन सा हो गया, बाजरा। उसके बाद कौन सा हो गया, सरसों। किसकी बात करते हैं अपन, सरसों की बात करते हैं। अब सुनो, मक्का में कितना हो गया, 500 से 800 एमएम हो गया, ठीक है। आलू में कितना हो गया, 500 से 700 एमएम हो गया, ठीक है। और बताओ इसमें कितना हो गया, 400 से 600 एमएम, कितना हो गया, 400 से 600। देखो डियर, ये मुख्यतः किसकी है, तंबाकू। लेकिन ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली की भी एवरेज कितनी है, 400 से 600 के आसपास। भाई अपने को अलग अलग पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 150 ऊपर नीचे हो सकती है। तो अपने को उस ऑप्शन को चूज करना जिसमें क्या हो, 400 से 600 वाली रेंज में, इसलिए लिखा है मैंने आपको, ठीक है। गेहूं में कितना होता है, 450 से 650 एमएम। नेक्स्ट बात करें, मटर में कितना हो गया, 350 से कितना हो गया, 550। बाजरे में कितना हो बताओ, 300 से कितना हो गया, 450, कितना हो गया, 450। और सरसों में कितना हो गया, 300 से कितना हो गया, 400 क्या हो गया, एमएम। ये सारे के सारे किस में बताओ, एमएम में, ठीक है डियर। अब देखो सबसे अधिक देखा जाए तो जलमांग किसकी है बताओ, किसकी है, गन्ने की। गन्ने की कितनी है, धान की कितनी है, कपास की कितनी है, चुकंदर की कितनी है, मक्का की कितनी है, आलू की कितनी है, ज्वार, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली कितनी है, 400 से 600। गेहूं की, मटर की, बाजरे की, सरसों की, 300 से 400। अब पूछने का तरीका आपको खुद को मालूम, इतना बीएससी करके एक तो किसका पूछा गया पहले, गेहूं का तो कॉमन चीज हो 450 से। लेकिन कई बार गन्ना और धान का पूछते, गन्ना और धान का। इनका लगभग लगभग अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग लगभग 90 क्वेश्चन इन्हीं के क्वेश्चन पूछे गए, और उसमें लगभग 60 क्वेश्चन किसके पूछे गए, गेहूं के। लेकिन आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो गया, सुनना कि ऐसे पूछे, इनमें से किस फसल की जलमांग अधिक है, इनमें से किस फसल की जलमांग अधिक है, किस फसल की जलमांग कम है। तो जब अपन, इसलिए मैंने लिखा है आपको ताकि आइडिया तो रहे भाई, ज्वार, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली में कितना होता है, 400 से 600 रन। सरसों इसलिए लिखा है क्योंकि राजस्थान में मुख्यतः कौन सी होती है, सरसों होती है। तो आइडिया रहना चाहिए कितना चाहिए, 400 से 300 से कितना हो गया, 400 एमएम, कितना हो, 300 से। इसमें रेंज में 150 ऊपर नीचे हो सकते हैं ऑप्शन में, आप खुद को मालूम है। लेकिन फिक्स रेंज में तो आप तक किसका पूछा गया है, गेहूं का 750 से 650, गन्ने का 500 1500 से, धान में कितना हो गया 900 से। एमपीटी में आया था, एमपीटी एग्जाम में भी देखो गेहूं का भी उन्होंने फिक्स नहीं माना, उन्होंने मतलब गेहूं का भी क्या था, रेंज में था, 400 450 650
नहीं था उसमें, मतलब रेंज में। तो हमेशा ऑप्शन क्या करना है आपको, क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना ये रेंज किस में फिट हो रही है, ये रेंज किस में फिट हो रही है। ठीक है, कर लोगे आप। तो इसमें तो सबसे अधिक किसकी जल मांग होती है, तो बताओ धान में तो पानी भर के खेती करते हैं, फिर सबसे ज्यादा किसकी है, बताओ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धान जो होता है वो लगभग 3-4 महीने का होता है, लेकिन गन्ना कौन सा होता है, 18 महीने का। कितना होता है, 18 महीने का। इसका मतलब लंबा ड्यूरेशन होता है। अगर महीने में 2 भी सिंचाई करते हैं तो 18 में 36 सिंचाई हो गया, तो बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है। इसलिए हमेशा गन्ना क्या होता है, सबसे अधिक पानी क्या हो सकता है। जबकि खाद्यान्न फसलों में, ऑल ओवर फसलों में सबसे ज्यादा किसकी होती है बताओ, तो अपने को तो ऐसे नहीं पूछेगा, ऑल ओवर ऑप्शन के हिसाब से करना अपने को। ठीक है, और गेहूं की कितनी होती है बताओ, और गन्ने की कितनी होती है, 1500 से 2500। कर लो गया। तो ये तो कौन सा हो गया, फसल। ये कौन सा हो गया, तो फसल। और ये कौन सा हो गया बताओ, जलमांग। कौन सा हो गया, जलमांग। जलमांग किस में तो बताओ, एमएम है। याद रखना डियर, कई बार सेंटीमीटर में पूछ लेता। तो गेहूं का कितना बताओ, 45 से 65 सेंटीमीटर। पैसा कितना होगा, इसका बताओ कितना हो गया, 150 से 250। बस एक बार मैं बता दी भाई, इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है। और आजकल तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे मान लो नॉर्मली कैसे क्वेश्चन कि गेहूं की जलमांग होती है, फर्स्ट ऑप्शन 450 से 650 सेंटीमीटर। दूसरा 45 से 65 सेंटीमीटर। तीसरा 800 से 900 सेंटीमीटर एमएम। ठीक है, और तीसरा चौथा अपने पास हो गया 1500 से 2500 एमएम। बताओ कौन सा आएगा, है सेकंड। कौन सा आएगा, वो सेकंड यहां बोल रहे हो आप, वहां मेरी गारंटी है 99.9% आदमी क्या करेगा, 450 से साढ़े, क्योंकि इसको पढ़ेगा ही नहीं, उसको एक ही चीज दिखेगी, क्या दिखेगी बताओ, 450 से 650। मतलब सेंटीमीटर एमएम तो एग्जाम के बाहर आते हैं तब नजर आता है। और भाई साहब फिर तो पेपर को फाड़ा जाता है, ये फिर बोला जाता है भाई अपन रिजल्ट गए, अपनी फाइल क्या होगी, निपट गए आराम से। तो वो चीजें ध्यान रखना इस चीज को। तो इस इकाई को ध्यान रखना। तो 450 से कई सारी चीजें होती है जो रटने वाली चीज होती है, उसमें इकाई नहीं देखते। इकाई देखता है लड़का, क्या करता है, उसको फटाफट कर देता है। इसलिए एग्जाम में कई बार अच्छी तैयारी होती है, लेकिन 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हुए ना आप खुद ही बता दोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैंने खुद नहीं गलती कर दी 3 क्वेश्चन। देखना आप कई बार ऐसे सोचते हो आप, और वो एग्जाम में ऐसे नहीं भाई, आपको एग्जाम में आने के बाद ही पता चल जाएगा। जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए ना, फिर आप खुद को लग जाए अरे यार ये तो देखा ही नहीं मैंने यार, खुद लगता है ऐसा। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है, प्रेशर में होता है आदमी। और जो निडर होकर तैयारी करता है ना, वो इसलिए कहा जाता है कि किसी का एक जॉब में सिलेक्शन हो जाता है ना, उसका बार बार क्यों होता है, कारण ये होता है कि क्यों होता है, माइंड से क्या होता है, फ्री होता है। फिर हर एग्जाम क्या करता है, क्वालिफाई, क्योंकि डर तो खत्म हो गया। अब जो वहां 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं वो क्या हो रहे हैं उसके सही हो रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाता है। तो इसलिए मामला होता है। इसलिए आप भी क्या करो, क्या करना आपको। इसलिए मैंने बोला था पहले आपका एडमिशन से पहले कि अगर आप लगता बीएससी कर चुके हो तो बीएड जरूर कर लेना। क्या कर लेना 2 साल में आपकी तैयारी इधर हो जाएगी, 2 साल में क्या हो जाएगा, बीएड हो जाएगा। भगवान ऐसा नहीं करे, अगर नहीं होता है, देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूं, तो एक ऑप्शन रहता है, डर खत्म होता है कि कोई बात नहीं अपने पास बीएड है, एमएससी करके क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। और आपको मालूम है आजकल तो संविदा पे और लगाने लगे, मैंने तो सुना है 9वीं 10वीं में संविदा पे 20,000 रुपए दे रहे, बताए हैं जो भी है। तो वो कब होगा, जब बीएड होगी। बीएड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बीएससी प्लस क्या होगी, बीएड होगी। संविदा पे लग गए आपने, 20,000 आसपास में ले लिया आपने, भाई बीएड होगी तभी तो लगे ना, लग गए यहाँ पर वहां पर। अब वहां 20,000 आपके महीने क्या रहे, खर्चा चल रहा है। और आपको मालूम सरकारी स्कूल में क्या होता है, 2 महीने की छुट्टी, शीतकालीन की छुट्टी, आज वो जयंती, आज फलाना जयंती, अपने जयंती मनाओ आराम से सही बात है कि नहीं है। दूसरी बात, पढ़ने का सफिशिएंट टाइम मिलता है। भाई आप स्कूलों में कितने पीरियड लगते हो, 2 पीरियड 3 मान लो एक टीचर के, और वहां पर भी कौन से पढ़ाते हैं, आधे तो ऐसे होते हैं, बेटा बेटा ले किताब ले पढ़ इसको, क्या बता, वो क्या जानेगा, गेहूं में जलमांग होती है 450 से 650। ठीक बेटा पढ़ता रहे तो है, अपना काम सलटाते रहे उधर। सही बात है, सबसे बेस्ट है। अगर एग्रीकल्चर में बेरोजगारी खत्म करने का ये आ गए ना, तो छोरा मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। 20-20 हजार में लग रहे, जुगाड़ों से लग रहे हैं, जुगाड़ों से लग रहे। हाँ भाई अपना नाम लिख देना, ऐसे है। इसलिए सलटा लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर किसी को लगता है ना ऐसे बेरोजगारी जा रखना बहुत बड़ी चीज होती है, जब 20,000 आदमी के पास आते हैं तो पैसा गड़बड़ों से देखो दिक्कत कहां होती है। जैसे ही महीना खत्म होता है ना, अपन 10 दिन तक तो राजा रहते हैं, किंग रहते हैं, अपने से बड़ा कोई बाप ही नहीं है अपने। आज क्या खाएगा भाई, अरे भाई भाई दे रहा है। भाई की कंडीशन लास्ट 10 दिन में ऐसी खराब होती है ना, खाने के लिए दाना तो छोड़ो, चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं क्या होते हैं, चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते ना अपने पास,
कई बार तो ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है, कपड़े धोने होते लेकिन साबुन नहीं होता है। सही बात है कि नहीं है, है? इसलिए लास्ट के महीने में आपकी जो कपड़ों में खुशबू आती है ना, मुझे मालूम है वो क्यों आ रही, कारण ये होता है। इसलिए आपके पास 20,000 आ रहे हैं मान लो, अब आप क्या हो, घर वालों से क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। अब आप घर वालों ये नहीं कह सकते नौकरी कब लगेगा, ले लो कि भाई मेरे को पढ़ाई कर रहा हूं, तो आराम से कोई न कोई 3 साल 4 साल वैकेंसी तो आएगी ना। बाद में क्या होगा, स्टेबिलिटी भी है कि आपको परमानेंट कर दिया जाए कुछ साल बाद में। तो अपने एक क्या हो गया, माइंड से क्या हो गया, फ्री हो गए। 20,000 तो काफी होते हैं, बहुत होते कि नहीं होते घर वाले। अब लेकिन बेचारे हर महीने अगर घर वाले बोले हाँ पैसे, ऐसे लगता है यार क्या करे। घर वालों के बेचारे ऐसी बात तो नहीं, नौकरी है, नौकरी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं, नौकरी वाले होते आप यहाँ एग्रीकल्चर में नहीं होते। सही बात है, नौकरी वाला तो अलग ही सब्जेक्ट लेता। अपन बेरोजगारों के आदमी है तो अपने को थोड़ा दूसरी बात शर्म भी आने लग जाती है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना, पैसे मांगते हो क्या होता है, शर्म सा फील होता है, क्या मांगे डेली डेली, अपन क्या हो गया। लेकिन क्या करे भाई साहब, करना पड़ता है। लड़कियों को तो आप भी मांगते हो पैसे, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, मांगते हो आप भी क्या बात है, कंडीशन तो बराबर ही है, मतलब ऐसे मानो आप। तो आपको जब मांगते हो तो क्या फील होता है, अच्छा लगता है, थोड़ा अजीब लगता होगा ना, लगता, इसका मतलब देखो इनके वही अजीब लगता है। मामला गड़बड़ हर जगह भाई साहब। इसलिए मैं पहले बोला, जब एडमिशन लिया मैंने सबको ये बोला, मैंने कहा भाई लोगों यहाँ रॉयल में आए हो तो एक डिग्री जरूर कर लेना, बीएड में जाना नहीं पड़ता, बीच बीच में जाके आ जाया करो, बीएड कर लेना, 2 साल की हो गई है, 2 साल की बीएड हो जाएगी। जैसे रॉयल में जाओगे ना, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ग्रेड और एमएससी कर लो। एमएससी फर्स्ट ईयर होते ही सेकंड में अपेयरिंग में भर देते हो, फॉर्म भर देते हो, 1 साल आपको राजस्थान में एग्जाम कितनी साल की, लगभग 3 साल लग जाती है, 2 साल लग जाती है, बीएड कंप्लीट हो गई, अपन बन गया आराम से, खाली सीटें जा रही है। लेकिन उसके लिए तो करना पड़ेगा ना। चल रही है कि बीएड, किस किस की चल रही है बीएड बताओ, वेरी गुड। आपने नहीं भरा के फॉर्म अभी, अरे दर्दा भर दो, हो गई। अच्छा किस किस की हो गई या चल रही है बीएड ऐसे, अच्छा, और बाकी के आराम से, अच्छा बस यही है अपना जिंदगी, बीएड वगैरह नहीं करना, कर लेना। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में कभी ध्यान रखना, कभी भी एक चीज के लिए पीछे नहीं होना चाहिए। मैंने खुद देखा है मेरी लाइफ में, अगर एक चीज के पीछे दौड़ोगे ना, कुछ भी हो जाता है ना, आदमी टूट जाता है। इसलिए ऑप्शन रखने चाहिए आदमी को कि यहाँ नहीं हुआ तो चलो यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं हुआ तो चलो यहाँ ठीक है। वरना ध्यान रखना कि जब प्रेशर आता है ना, तो प्रेशर में पढ़ाई भी नहीं होती है, ये याद रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको दोबारा से, अगर फिर भी नहीं किया है, एमएससी कर लो, कुछ ना कुछ करो। नहीं तो आपकी क्लासमेट, अगर आपके साथ वाले क्लासमेट अगर आगे चले जाएंगे ना, तब दिमाग खराब होगा आपका। मेरे कई लगे होंगे ना आपके स्कूल लेक्चर लगे होंगे नहीं, उनको पूछना कितना काम होता, कुछ नहीं काम नहीं होता, फ्री रहते हैं कि सर जिंदगी में बहना दूसरी नौकरी लगनी नहीं है। क्यों, स्कूलों की मजा कहाँ है, आराम से क्या करते हैं, छेड़ तोड़ते, 2 पीरियड आते हैं सर, 2 या 3 आते हैं, पढ़ाओ ईमानदार बन के पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, 3 पीरियड, बाकी क्या होता है शांति शांति। बताओ ऐसी नौकरी कहां मिलेगी बताओ, सही है बताओ। छुट्टियों पे तो इतनी छुट्टी होती है, पक जाते खुद ही पक जाते हैं। तो ये चीजें बोल रहा हूं, तो आपको बढ़िया करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा करोगे नहीं करो, लड़कियां तो कर रही हैं, थैंक यू सो मच, कर रहे हो ना आप, समझदार हो आप। लिखो नेक्स्ट, लिखो मर्दा, सबसे पहले लिखो मर्दा। जयपुर में खतरनाक बारिश हो रही है भाई साहब, ओले भी गिर रहे हैं कई जगह, सीकर की साइड। सर बता रहे हमारे कौन से सब्जेक्ट में करें, वो तो देख लो आप कौन से में करोगे, अच्छा लगे जो भी करना। लिखो नेक्स्ट, पहले लिखो मर्दा, लिखो उसमें मर्दा, पहला कारक लिखो, इसमें लिख लिया आपने हेडिंग, लिखो जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक, जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक में लिखो, पहले लिखो मृदा, सबसे लिखो मृदा। मृदा में लिखो रेतीली मृदा की जलमांग, रेतीली मृदा की जलमांग, काली मृदा की जल, लिखो रेतीली मृदा की जलमांग काली मृदा से, रेतीली मृदा की जलमांग काली मृदा से अधिक होती है, काली मृदा से अधिक होती है, काली मृदा से अधिक होती है, काली मृदा से अधिक होती है। क्योंकि क्योंकि रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि रेतीली मृदा की, रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। अब आपको पूरा मालूम जल धारण क्षमता क्या होती है। लिखो नेक्स्ट जलवायु, लिखो जलवायु, लिखो जलवायु, लिखो। अब इसमें लिखाने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे ना जलवायु में क्या लिखो बताओ, ताप, वायु की गति, आर्द्रता और ईटी आदि जल मांग को प्रभावित करते हैं, आदि
जल मांग को प्रभावित करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं, जल मांग को प्रभावित करते हैं। जलवायु, ताप, वायु की गति, आर्द्रता, ईटी आदि जल मांग को प्रभावित करते हैं, आदि जल मांग को प्रभावित करते हैं, जल मांग को प्रभावित करते हैं। लिखो नेक्स्ट, फसल व किस्म, फसल व किस्म, फसल व किस्म लिखो इसमें। खाद्यान्न फसलों की जलमांग, फसल व किस्म लिखो। खाद्यान्न फसलों की जलमांग, खाद्यान्न फसलों की जलमांग, खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी फसलों की जलमांग से, खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी फसलों की जलमांग से अधिक होती है, जलमांग अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। अब थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा तर्क लगाना, सुनना कैसे। अगर बोले कोई भी अगर सब्जी वाली फसल आ जाए, आपको मालूम सब्जी कहाँ उगाई जाती है, जहां पर पानी होता है, सही बात है। इसका मतलब सब्जियों की जलमांग क्या होती है। मटर देखो, टमाटर देखो, आप बैंगन देखो, मिर्च देखो, बार बार क्या करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। इसका मतलब सब्जियों में क्या चाहिए, इतना तो अपने किसान के बेटे तो जानते हैं कौन सी फसल में कितना चाहिए। अगर नॉर्मली प्रिडिक्शन पूछे कर लोगे ना आप इसमें। अब लिखो, एक तरफ लिखो फसल और दूसरी तरफ लिखो जलमांग। लिख लिया। वो अलग अलग वैरायटी मैंने जब तो बोला इसको कौन कौन सी वैरायटी, इसलिए रेंज में लिखा है अपन ने। कितना हो गया, 300 से 450। इसमें है ना 50 50 60 क्या ऊपर नीचे हो सकता है ना। मतलब ये रीजन टू रीजन क्या होती है, वेरी करता है ना। लिख लिया आपने, कर लिया ना, नोट डालो। लिखो सर्वाधिक जलमांग, नोट में लिखो सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है बताओ।
सर्वाधिक जल मांग गन्ने की फसल की होती है। सर्वाधिक जल मांग गन्ने की फसल की होती है। सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है बताओ? गन्ने की फसल की होती है। और ब्रैकेट में लिखो, गन्ना नहीं हो तो कौन सा करोगे? धान। सर्वाधिक जल मांग की होती है, गन्ने की फसल की होती है। ठीक है, ये तो कौन सा बताओ? मात्रा। कौन सा हो गया? मात्रा, मतलब बुआई से लेकर कटाई तक। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? सिंचाई कब करनी चाहिए, किसकी बात करें अपन? बताओ समय, किसकी बात करें? बताओ, ठीक है सभी ने? तो बताओ बी नंबर पे, ए तो कौन सा होता है? मात्रा। अब बताओ फसल क्या होता है? बताओ सिंचाई। इधर देखो आप, सिंचाई कब करनी चाहिए? सिंचाई कब करनी चाहिए? करनी चाहिए। बताओ क्या होता है इसमें? समय। किसकी बात करते हैं? समय। मात्रा पढ़ लिया अपन ने। अब बताओ, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। इधर देखो आप, तीन भागों में किसके आधार बताओ? एक तो कौन सा हो गया? पहला, पौधे के आधार। किसकी बात करता हूं? पौधे के आधार पर। आधार पर। दूसरा कौन सा बताओ? मृदा के आधार पर। किसकी बात करते हैं? मृदा के आधार पर। मृदा के आधार पर। बी कौन सा हो गया? मृदा के आधार। सी कौन सा बताओ? जलवायु के आधार पर। क्या करते बताओ? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर। बताओ कितने प्रकार हो गया? सबसे पहले क्या होगा? मतलब समय। पौधे को देखकर ये पता लगा सकते सिंचाई कब करना चाहिए। मृदा को देखकर पता लगा सिंचाई क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। और जलवायु के आधार भी निर्धारित कर सकते सिंचाई कब करना चाहिए। पौधे के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर। किस बात करता हूं? पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर। पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर, मतलब पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर यह पता लगा सकते कि सिंचाई कब करनी चाहिए। दूसरा कौन सा हो गया? पौधे की बाहरी स्थिति देखकर। पौधे की कौन सा? बाहरी स्थिति देखकर। पौधे की बाहरी स्थिति देखकर, मतलब पौधे की बाहरी स्थिति देखकर पता लगा सकते सिंचाई कब करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सूचक पौधे का उपयोग करके। किस बात बताओ? सूचक पौधे का उपयोग करके। पौधे का उपयोग करके, सूचक पौधे का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि भाई सिंचाई कब करनी चाहिए। नेक्स्ट है पत्तियों का तापमान माप करके। पत्तियों का तापमान माप करके। तापमान माप करके, ठीक है, सिंचाई करना कब कर पता सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया? पत्तियों का पोटेंशियल माप करके। पत्तियों का पोटेंशियल, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके। माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके पता लगा सिंचाई कब करना चाहिए। और नेक्स्ट कौन सा बताओ? फसलों की क्रांतिक अवस्था देखकर। किसकी बात करते हो? फसलों की कौन सा हो गया? क्रांतिक अवस्था देखकर। अवस्था देखकर सबसे बेस्ट कौन सी बताओ? फसलों की क्रांतिक अवस्था सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, बताएंगे एक एक पढ़ेंगे इसमें। मृदा के आधार पर दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन सा बताओ? एक तो कौन सी बताओ? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा बताओ? प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा बताओ? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? डायरेक्टली नमी को याद की जाती है। अप्रत्यक्ष में कौन सा हो गया? पोटेंशियल। किस बात करते हैं? अप्रत्यक्ष की बात करते हैं। कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में कौन सी होती है? ग्रेविमेट्रिक। किस बात करते हैं बताओ? ग्रेविमेट्रिक विधि। कौन सा होता है? ग्रेविमेट्रिक विधि होती है। नमी याद करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ग्रेविमेट्रिक। अप्रत्यक्ष में कौन सा हो गया? टेंसियोमीटर। किसकी बात करते हैं बताओ? टेंसियोमीटर। किसकी बात करते हैं? टेंसियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ इसमें? कौन सा हो गया? जिप्सम ब्लॉक। किसकी बात करते हैं? जिप्सम ब्लॉक की बात करते हैं। जिप्सम ब्लॉक। और थर्ड कौन सा बताओ? न्यूट्रॉन स्केटरिंग। किस बात करते हैं बताओ? न्यूट्रॉन स्केटरिंग विधि। किस बात करते हैं? न्यूट्रॉन कौन सा हो गया? स्केटरिंग विधि। कौन सा? न्यूट्रॉन स्केटरिंग विधि की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें किसे बताओ? आईडब्ल्यू सी पिनपात। जलवायु में कौन सा बताओ? आईडब्ल्यू कौन सा हो गया? सीपीई अनुपात। आईडब्ल्यूसीपी अनुपात। और इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है इसके बताओ? परिहार। किसकी बात करते हैं? परिहार। कौन सी बात करते हैं अपन इसमें? परिहार। खोजकर्ता कौन है इसमें? परिहार। ठीक है, अब सुनो, मतलब पौधे को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वह सिंचाई कब करनी चाहिए। मृदा को देखकर ये पता लगा सकते हैं सिंचाई कब करनी चाहिए। जलवायु को देखकर पता लगा सिंचाई कब करनी चाहिए। आई का मतलब होता है इरिगेशन वाटर। क्या होता है? इरिगेशन। सी मतलब कम्युनिटी पान ऊपर। इतना नहीं पढ़ना अपने को। आईडब्ल्यू सी खोजकर्ता कौन है? परिहार।
अब अपन क्या करेंगे, एक एक वन पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सीधा नमी को याद करना। क्या करना? जिसमें नमी, मैंने मर्दा लेके आई, उसका वजन किया, उसको सुखाया, फिर उसका वजन किया, तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? नमी उड़ गई तो नमी की मात्रा होगी। इसमें कभी भी सीधा नमी को याद नहीं किया जाता। इसमें क्या करते हैं? उसका पोटेंशियल या टेंशन, क्या करना बताओ? पोटेंशियल या मृदा का टेंशन माप करके नमी को याद किया जाता है। आपको खुद को मालूम है, हमेशा जल का प्रवाह कहां से कहां तक होगा? अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। इसका मतलब जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसमें पोटेंशियल की मात्रा कम है उसमें पानी की मात्रा क्या होगी? जिसमें टेंशन कम होगा पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी? ज्यादा। और जिसमें पोटेंशियल टेंशन ज्यादा होगा पानी की मात्रा क्या होगी? कम। तो पोटेंशियल तथा टेंशन माप करके किसका याद करते हैं? इसमें नमी को याद किया जाता है। इसमें कौन कौन सा है? टेंसियोमीटर हो गया, जिप्सम ब्लॉक हो गया, कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि होगी। इसमें कौन सा हो गया? ग्रेविमेट्रिक। नमी याद करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ग्रेविमेट्रिक सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। कोई भी साइंटिफिक विधि होती है सबसे पहले किससे मेजर किया जाता है? अगर आप कोई भी अदर मेथड डिस्कवर करते हो, लेकिन किससे कैलिब्रेट करना पड़ेगा आपको? ग्रेविमेट्रिक विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। ऐसे पौधे के आधार पर सबसे बेस्ट कौन सा होता है? क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर पौधे को क्रांतिक अवस्था पर पानी दिया जाए तो उसमें उत्पादन में कमी नहीं होती। लिखो उसको एक बार आप बी नंबर पे ऐसे। वो सब एक एक पढ़ेंगे अपन। पौधों की जनसंख्या कैसे बारे, ये सब एक एक पढ़ेंगे अपन। इसको एक एक पढ़ेंगे, इसको भी एक एक पढ़ेंगे, सबको एक एक पढ़ेंगे। हाँ, अब स्वतंत्र मैंने क्या बोला आपको? स्वतंत्रता किसके आधार पर? तो दो प्रकार का होता है, या तो पौधे की उपलब्धता के आधार पर बोल रहे हो या बहाव के आधार पर बोल रहे हो। पौधे की उपलब्धता के आधार पर स्वतंत्र जल कौन सा रहेगा? जो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। कौन सा होगा? केसीय जल। बहाव के आधार पर कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण जल होगा। कौन सा हो गया भाई? अपन देखो ना किसके आधार पर लिख रहे हैं। किताबों में तो उनको उनका भाव क्या था कि जो पानी बहाव है उसको स्वतंत्र जल कहा जाता, जिसके ऊपर क्या हो? ग्रेविटेशनल फोर्स कोई काम नहीं करे। अपन किसके बात कर रहे हैं? वह जल जो कि पौधा को क्या होता आसानी से उपलब्ध हो, तो स्वतंत्र तो आना हो। सही बात है नहीं होते? लिखो इसको। जैसे मान लो मैं बोलो आपको, अपना इतना नहीं है। जैसे दो प्रकार का मोमेंट होता है। एक तो कौन सा होता है? कैपिलरी मोमेंट। कौन सा होता है? मैं बोलू बताओ, कैपिलरी मोमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें केस के जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, क्या बोलेंगे इसको? कैपिलरी मूवमेंट कहा जाता है। मैं बोलो बताओ, केस के जल का मूवमेंट कौन सी मृदा में ज्यादा होता है? रेतीली या काली? काली मृदा में, क्योंकि सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो आप, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं ना कि रेतीली मृदाओं में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है, लेकिन क्या होता है? कम पाया जाता है। तो अपन किस वे में कह रहे हो, बात करते हैं ना। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण जल में क्या होता है, ज्यादा आएगा कम आएगा। अनुपलब्ध जल में क्या आएगा? पीडब्ल्यूपी में कम ज्यादा आएगा। मैंने पहले ही समझा दिया। हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, आप खुद उसको सही कर सकते हो करेक्शन। भाई इसमें ये है, विथ कॉन्फिडेंस।
कौन कौन सा बताओ? पौधों की जनसंख्या बढ़ाकर, पौधों की बाहरी स्थिति देकर, सूचक पौधे का उपयोग करके, पत्तियों का तापमान माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, फसलों की क्रांति अवस्था देख करके। ठीक है, यहाँ पर है प्रत्यक्ष में ग्रेवियोमेट्रिक विधि हो गया, टेंसियोमीटर, जिप्सम लॉग, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि, और आईडब्ल्यूसी पर खोजकर्ता कौन है? परिहार। क्लियर? आईडब्ल्यूसी पर खोजकर्ता कौन है? परिहार। क्या लिख रखा इसमें? परिहार। क्या लिख रखा? टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, और कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। डन, लिख लिया आपने? बताओ गेहूं में जलमांग कितनी होती है? 450 से। धान में कितनी होती है? 900 से। गन्ने में कितनी होती है? 1500 से। तंबाकू में 400 से 600। खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी से क्या होती है? और तिलहनी से क्या होता है? लगभग ज्यादा होती है। कर लोगे आप इसको? अब सबसे पहले डालोगे अपन क्या है? सिंचाई कब करनी चाहिए? समय। एक तो किसके आधार पर बताओ? पौधे के आधार पर। दूसरा कौन सा हो गया? मृदा के आधार पर। तीसरा कौन सा हो गया? जलवायु। पौधे के आधार पर देखकर ये पता लगा सकते सिंचाई कब करनी चाहिए, और मृदा के आधार पर कर सकते। लिखो सबसे पहले पौधे लिखो पौधे के आधार पे। सबसे पहले लिखो पौधे के आधार पर। लिखो पौधे के आधार पर। ये सब मैं कर रहा हूं, एक एक कराऊंगा, 1 बाई 1 कराएंगे, 1 बाई 1, स्टेप बाई स्टेप। अब ऐसे मत बोलना सर पैसा दिया है, जब चाहे पूछ सकते हैं, हम मुन्नी नहीं है? भाई आपका पूछने का अधिकार है, मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे थोड़ा ना होता है बसंती नाच, नाच बसंती नाच, क्यों? पैसा दिया है तो ऐसा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक पढ़ाऊंगा इनको, है ना? आईडब्ल्यू का मतलब होता है इरिगेशन वाटर, क्या होता है? कुमुलेटिव पान एवोपोरेशन होता है। मतलब एक जो होता है कुमुलेटिव पान एवोपोरेटर में क्या होता है? पानी भर दिया जाता है। सभी फसल में क्या होता है? वाष्पीकरण फिक्स होता है। भाई इतने वाष्पीकरण होने पर क्या होता है? अपन क्या करेंगे? उसमें सिंचाई करेंगे। तो कौन सा होता है? कुमुलेटिव पान एवोपोरेशन। न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और इसमें कौन सी फसल में जाता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? किसका होता है? धान का। कितना होता है? 1.2। और सबसे कम किसका होता है? कौन सा होता है? सेफ फ्लोर का। किसका होता है? कितना होता है? 0 पॉइंट कितना हो गया? 4। कितना होगा? 0.4। कुसुम होता है ना, कुसुम। ठीक है, ऐसे बताएंगे आपको 1 बाई 1। आपको ना पूरा परफेक्ट बना के भेजेंगे यहाँ से। मतलब वहां पर आपको ना ओनली साइन नहीं करने, क्या करने आपको? हाँ, लेकिन किसानों को मुझे मालूम कोई उपयोग नहीं आएगा। आप किसान कभी पूछेगा आपको कि मैम सिंचाई कब करनी चाहिए, कि क्रांति की अवस्था देखकर क्या करना, तो आपको कोई कोई काम नहीं आएगा। ये तो अपनी भाई भगवान ऐसे नौकरी लग जाए, तो फिर बाद में है ही। सही बात है कि नहीं है? लेकिन मुझे मालूम है ना। देखो ना, लिखो पौधे के आधार पर सिंचाई। लिखो सबसे पहले पौधे के आधार पे। लिखो सबसे पहले लिखो पौधे के आधार पे। पौधे के आधार पे। क्या आपकी ये लालसा बीएससी में ऐसी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? कि सर बताओ ना प्लीज ये कैसे आ रहा है? वहां गंडे जाते ही नहीं थे बेचारा, टीचर प्रैक्टिकल करवाते थे और वहां दौड़ते थे। वहां वहां इच्छा होती है, ऐसी क्यूरियोसिटी आपकी होती। लेकिन बीएससी में एक कॉपी उसको भी बोगली बना के लेके जाते थे, हैं?
पेज तो फिर बाद में करना पड़ता। उस पूरी बीएससी में मेरे को लगता नहीं कोई दूसरी कॉपी लेके आया होगा। कई सारे तो ऐसे हैं, हाँ मुझे मालूम है ना, कई सारे। और कई सारे जैसे साल स्टार्ट होती नई साल तो नई कॉपी लेके, तो भाई अब भाई पढ़ेगा, वापस से 5-7 दिन में भोगड़ली बन जाती है उसकी। फिर वो भोगड़ली भी है ना, दोस्तों को देते, भाई कल अपने संभाल के रखना, ये लेके आना। और वो भी नहीं 50-60 रुपए कॉपी, 30 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, जिसका आराम से भोगड़ली बन सके, है ना। तो ये चीजें होती। अगर आप वहां थोड़ा पढ़ लेते तो काम आ जाता। लेकिन वहां तो अपन क्या होता है, वहां पर तो एक स्टाइल हो रहा है। जब कॉलेज में टीचर लिखाता है ना, मैं तो देखता हूं ना ऐसे, वहां पर भी अपन क्या करते हैं, पेज होता है, पेज, ये उसमें भी पेज बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे। ये आज पहली क्लास का है, धीरे छोटे छोटे लिखेंगे, अच्छा फिर बाद में बस साइन हो गया, खत्म काम है। मतलब पूरी बीएससी में सल्टा के उसके आते हो आप। तो यही तो काम है भाई साहब। इसलिए आजकल बीएससी के भी कोर्स लॉन्च कर दिए गए, ध्यान रखना, फंडामेंटल। अब आप देखना, आपकी बीएससी में अपने बहुत कम सिलेबस था, देखना आपने बीएससी का सिलेबस, आज 16 कमेटी के सिलेबस आए ना, बहुत ज्यादा है। आप सोच नहीं सकते हो, नए नए कोर्स ऐड हो गए जो अपन पढ़े नहीं थे 12th में। जैसे मान लो बीएससी के फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल बैकग्राउंड में, उसमें बताऊं क्या क्या है। पूरा तो न्यूट्रिएंट है, पूरा खरपतवार है लगभग, इरिगेशन है, न्यूट्रिएंट है, मैन्यूर है, बायो फर्टिलाइजर है, क्रॉपिंग सिस्टम है। कौन सा है? क्रॉपिंग सिस्टम, जो आप नहीं पढ़ते नॉर्मली, अपन क्रॉपिंग सिस्टम कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सीड है, क्या है, सीड, अब देख लो आप, टिलेज, और कौन सा है, टिलेज। ये बीएससी फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ में है, ये तो फंडामेंटल है? पहले नहीं था, पहले क्या था, ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप था, टिलेज थोड़ा दे रखा था, वीड थोड़ा सा दे रखा था, सीड थोड़ा सा दे रखा, थोड़ा थोड़ा था। अब इसमें टॉपिक वाइज लिख रखा है, कैसे कि वीड में लिख रखा, वीड क्या, इंपोर्टेंस वीड, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, कंट्रोल ऑफ वीड, ऐसे लिख रखा है। पहले तो ओनली क्या करते, डेफिनेशन, लाभ और हानि, कल्याण, ठीक है। अब लाभ हानि से काम नहीं चलेगा, हानि और लाभ दोनों हो रहा है फिलहाल में, ठीक है। तो ये चीजें होती। तो अब बीएससी में थोड़ा तो मामला क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, हो गया बस आपका मामला खत्म। लिखो पौधे के आधार पे, लिखो इसमें सबसे लिखो पौधे की जनसंख्या बढ़ा करके, लिखो इसमें पौधे की, पहला कौन सा लिखो बताओ, पौधे की जनसंख्या बढ़ा करके, पौधे की जनसंख्या बढ़ा करके, पौधे की जनसंख्या बढ़ा करके। अब देखो आप, पौधे की जनसंख्या, जैसे मान लो अपने पास ये खेत है, इस खेत में अपने फसल लगाए, इसी खेत में क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने लगाए इस खेत में पूरे में कितने 10 पौधा, लेकिन अगर इसी खेत में छोटा सा एरिया ले लेता हूं, लगभग 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, उसमें क्या करूं मैं, कितने पौधे लगा दूं, 40 पौधे, कितने लगा दूं भाई। वायुमंडल भी सेम रहेगा, पौधों की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई, कितनी गुना, 4 गुना हो गई, मर्दा भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो सब कुछ सेम मिलेगा। सबसे ज्यादा पानी कमी किस में आएगी, ए में आएगी, बी में आएगी, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा, वाष्पीकरण क्या होगा। इसका मतलब सामान्य जो जनसंख्या, उस जनसंख्या से 4 गुना अधिक जनसंख्या लेकर के ये पता लगा सकते सिंचाई कब करना चाहिए। और वो कहां करेंगे, खेत के अंदर ही करेंगे। खेत में क्या छोटी सी जगह लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 4 गुना अधिक जनसंख्या लगाएंगे, क्योंकि 4 गुना ज्यादा लगाएंगे तो ईटी का नुकसान भी क्या होगा, ज्यादा। जब ईटी का नुकसान ज्यादा होगा तो पानी की क्या होगा, जलमांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पानी क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये मुरझाएगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, पहले मुरझाएगा। तो ये जैसे मुरझाता है, समझ जाना चाहिए, ये मुरझाने वाला मतलब ये भी क्या होगा, मुरझाने वाला मतलब पानी की आवश्यकता, तो उसमें क्या करना अपने को, सिंचाई करना। तो बोल सकते हैं कि पौधे की 4 गुना अधिक क्या करना, सामान्य से 4 गुना अधिक जनसंख्या बढ़ाकर पता लगा सकते सिंचाई कब करना चाहिए। लिखो इसमें पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर भी लिखो, पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर भी लिख लिया आपने। लिखो सामान्य जनसंख्या से 4 गुना अधिक, सामान्य जनसंख्या से 4 गुना अधिक, सामान्य जनसंख्या से 4 गुना अधिक 4 गुना अधिक जनसंख्या लेकर, जनसंख्या लेकर, जनसंख्या लेकर सिंचाई कब करनी चाहिए, नहीं, जनसंख्या लेकर सिंचाई कब करनी चाहिए ये पता लगा सकते हैं, सिंचाई कब करनी चाहिए ये पता लगा सकते हैं, सिंचाई कब करनी चाहिए ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। कल हो गया, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। क्यों, कल क्या हो रहा है, तो क्या संडे को पढ़ेंगे ना, पढ़ोगे संडे को, है